और खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 सांसद भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि करनाल से सांसद मनोहर लाल मंत्री बनेंगे, तो गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत भी मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही कृष्णपाल गुर्जर को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो देखिए, राव इंद्रजीत सिंह को और कृष्णपाल गुर्जर को कैबिनेट में फिर से जगह मिलेगी, फिर से वो मंत्री बनाए जाएंगे। इधर बात अगर मनोहर लाल की करें, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला, लेकिन उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, जिसके बाद नायब सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल को केंद्र में जगह मिलने वाली है, कुछ बड़ा मिलने वाला है। जिसके बाद आज जब सुबह नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया, तो उसमें ये 3 सांसद भी पहुंचे थे, जिसके बाद ये खबर जो है वो और भी ज्यादा इस पर एक मुहर लग गई है कि हरियाणा से जो 3 सांसद हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो करनाल से सांसद मनोहर लाल, गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी, ऐसी जानकारी जो है पुख्ता सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 सांसद भी शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से आपने वो तस्वीरें देखी थी, आपने मनोहर लाल को भी सुना था जब चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया था सांसदों को, तो उनमें मनोहर लाल भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को भी चर्चा में बुलाया गया था, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये 3 सांसद जो हैं ये भी शामिल होंगे। हरियाणा से भी मोदी कैबिनेट में 3 मंत्रियों के नाम ऑलमोस्ट ये फाइनल माने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 7:15 बजे का समय है, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, और उससे पहले संभावित मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के साथ करीब 63 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन मंत्रियों में हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल के साथ ही राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर का नाम भी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, जिस तरह की बातें उठकर, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज पीएम के साथ साथ मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मनोहर लाल और कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह का नाम है। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ये कि ये सही है कि आज कई ऐसे नेता जो पहले मंत्रिमंडल में थे, कहीं ना कहीं उनके नाम को हटाया गया है, और कुछ ऐसे नेता हैं कि जो पहले मंत्रिमंडल में नहीं थे लेकिन उनको भी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि अब जो एनडीए है उसको बहुमत है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के साथी हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देनी है, इसलिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जो प्रारूप होगा वो पहले के मंत्रिमंडल से कुछ अलग होगा। बिल्कुल। अगर हमने हरियाणा के प्रारूप को देखते हुए हरियाणा के पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए हैं उनको सभी को देखें, तो ये बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एन लोकसभा के चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला गया था, तो इससे एक बात निश्चित हो गई थी कि हरियाणा के जो पूर्व सीएम है खट्टर जी हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर वो जीते हैं तो उन्हें कैबिनेट कमेटी में कोई ना कोई हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई स्थान जरूर मिलेगा। और उसी की तरह अगर हरियाणा की भागीदारी की भी बात की जाए तो कम से कम 2 मंत्री हरियाणा से जरूर कैबिनेट में शामिल होंगे। नाम जरूर 3 का चल रहा है, लेकिन जैसा कि अभी और भी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश को
और हर एक उस पार्टी को जो एनडीए के साथ मिलके चुनाव लड़ी थी, उन सभी में मंत्री पदों को एक सीक्वेंस में बांटना है ताकि कोई भी सहयोगी एनडीए का नाराज ना हो। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कई पुराने केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी शायद मंत्रिमंडल में जगह ना मिले, तो ये सभी विचार है। और बाकी अभी लिस्ट तैयार हो चुकी होगी, तो जब मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी तब ये बात पुष्टि हो जाएगी कि किस सांसद को किस मंत्री पद पर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज तो शुभकामनाओं देने का भी दिन है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी कैबिनेट मिनिस्टरों को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। लेकिन इस शुभकामनाओं के साथ साथ आने वाले चैलेंजेस जो हैं उसके लिए भी उनको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत है, तो सभी घटक दलों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली जो बात थी, तो सभी घटक दलों का साथ चाहिए, उन सभी का विश्वास, तो सबकी सहमति होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से राकेश जी आपने भी कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है, इस बार सिनेरियो जो है वो थोड़ा अलग है, परिस्थितियां जो है वो 2014 और 2019 के मुकाबले अलग है, तो यहाँ पर अन्य जो घटक दल हैं उनका समर्थन भी होना चाहिए, उनकी सहमति भी होनी चाहिए। और ऐसे में राकेश जी जिस तरह से बातें उठ भी रही हैं कि बदलाव अच्छा खासा होगा, और जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री रहेंगे, पुराने मंत्री रहेंगे जिनको दोबारा बनाया जाएगा, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो विभाग हैं उसमें जरूर बदलाव हो सकता है। अगर पुराने मंत्रियों को दोबारा कुछ बनाया भी जाता है तो विभाग बदले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि शुरू से ही ये चर्चाएं उठ रही थी और ये खबरें भी सामने आ रही थी कि जो बड़े घटक दल हैं जिन्होंने साथ दिया है, जैसे कि टीडीपी और जेडीयू की मैं अगर बात करूं, तो इनकी तरफ से जिन विभागों की डिमांड हो रही थी, तो थोड़े भारी भरकम विभाग जो है इनकी तरफ से उनके लिए डिमांड रखी जा रही थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू इन दोनों ही जो बड़े घटक दल हैं जिनके साथ मिलने से ही एनडीए को भी बहुमत मिला है, तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी के बाद कोई बढ़िया और बड़े जो मंत्रालय हैं जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और जिनका देश के अंदर सभी प्रदेशों में प्रभाव होता है, वो बड़े मंत्रालय काम करने के लिए कहीं ना कहीं टीडीपी या जेडीयू को दिए जाएंगे। और जिस तरीके से जो हिस्सेदारी की बात है, वो टीडीपी और जेडीयू की सभी घटक दलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा टीडीपी और जेडीयू की भागीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये निश्चित है कि जिनके दो पार्टियों के बिहाफ पे, दो पार्टियों के सहयोग से ही एनडीए को बहुमत का आंकड़ा सीधे तौर पे पार होता नजर आता है, तो वही दो ही पार्टियां हैं। तो जिसका जितना सहयोग होता है वो उतनी अधिक भागीदारी भी रखता है। अब देखने की बात यह है कि इन पार्टियों की बीजेपी के साथ किन मंत्री पद पे या किस मंत्रालयों पे सहमति बनी है, वो अभी जैसे ही मंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सबका साथ, तो एनडीए। लेकिन राकेश जी इस बीच क्या लगता है, जो बेहद ही अहम विभाग है, अब वो हम गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें या वित्त मंत्रालय की बात करें, तो बातें ये भी आ रही थी कि ये महत्वपूर्ण कुछ विभाग तो बीजेपी अपने पाले में ही रखेगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बीजेपी अपने ही पाले में रखेगी और रखने भी चाहिए, क्योंकि एनडीए के अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी ही है। लेकिन मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि टीडीपी और जेडीयू ये भी ऐसा नहीं है कि किसी छोटे मोटे काम की जिम्मेवारी लेंगे और कोई ऐसा मंत्रालय लेंगे जिसमें कि अधिक काम ना हो। रेल मंत्रालय की डिमांड बहुत नीतीश कुमार की तरफ से हो रही थी, जिस तरह की खबरें भी सामने आई थी। देखिए, ऐसा है, ये इन पार्टीज का एक अभी एनडीए का एक निजी विचार है, लेकिन ये सुनिश्चित मैं कर सकता हूं कि एनडीए और टीडीपी दोनों के दोनों को, जेडीयू को बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे। अगर बड़े मंत्रालय नहीं दिए तो नीतीश कुमार जी का आपको भी पता है, बिहार की जनता को भी पता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि नीतीश कुमार जी को अगर नाराज किया तो वो अपना समर्थन कभी भी वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो आज ही एनडीए में नहीं आए हैं, वो एनडीए में आते हैं और चले जाते हैं, आए और चले गए और अब दोबारा एनडीए में हैं। तो कब तक हैं वो नीतीश जी के मन पे निर्भर करता है कि उनके मन को अगर संतुष्टि होगी तो वो एनडीए के साथ हैं। अगर उनको बीजेपी उनको उनकी तरफ से संतुष्टि नहीं कर पाई तो वो कभी भी एनडीए का साथ छोड़ भी सकते हैं।
अन्य दलों की बात करें, एलजेपी की भी अगर बात करें, हालांकि ये जरूर आया था कि डिमांड उनकी तरफ से नहीं की जा रही है, चिराग पासवान डिमांड कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी भी उस दल को तवज्जो देगी, ये भी बात खुलकर सामने आई थी। अगर मैं हरियाणा के लिहाज से राकेश जी यहां पर समझना चाहूं तो जिस तरह से 3 सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो इसको किस तरह से समझे? हालांकि हरियाणा में परफॉर्मेंस बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले अच्छी नहीं रही, 5 ही सीटें लेके आ पाई बीजेपी, बावजूद इसके अगर 3 सांसदों को मंत्री बनाया जाता है तो क्या इसको हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या केंद्रीय नेतृत्व खुद भी यही चाह रहा है कि हरियाणा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो केंद्र में? ऐसा भी कुछ समझ सकते हैं क्या? जी मेहता जी, ये सही है कि हरियाणा में इस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर बीजेपी की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। और आप देखें जेजेपी का पूरा टोटल, अगर आप सभी सीटों पे भी अगर उनका वोट बैंक देख लेंगे तो जेजेपी को कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने दरकिनार कर दिया है और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा हरियाणा में कमबैक हुआ है। तो स्टेट चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर 2 या 3 मंत्री जरूर बनाएगी, क्योंकि जब 2 या 3 मंत्री हरियाणा कैबिनेट में होंगे हरियाणा के, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर, प्रदेश चुनाव के अंदर जब वो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री जब चुनाव प्रचार के अंदर जनता के और प्रदेश की लोगों के बीच में जाएंगे चुनाव प्रचार के समय, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी को बहुत बड़ा एक नुकसान हरियाणा में पहुंचा है और उस नुकसान की जो भरपाई है वो बीजेपी को ग्राउंड लेवल पे काम करके करनी पड़ेगी। वहां पे किसानों की नाराजगी को दूर करना पड़ेगा, युवाओं के अंदर जो रोजगार का मुद्दा है उसको दूर करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जेजेपी ने उनका साथ छोड़ा है, तो जेजेपी अगर उनके साथ अब आ भी जाती है तो भी बीजेपी को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या जेजेपी खुद हो, उनको भी पता चल गया है कि हमारे पास कोई वोट बैंक अब हरियाणा के अंदर नहीं बचा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से जानकारी दे दें कि अभी कुछ ही घंटों का समय बचा है, क्योंकि अब 5:15 हो चुके हैं और 7:15 बजे जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप जो है वो इस बार क्या रहता है।